ध्यान से समझना, बोर्ड में आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको हमने नाम दिया एबीसी ट्राइंगल। तो इस एबीसी ट्राइंगल में इसके हाइपोटेन्यूज पर कहीं भी एक पॉइंट है पी मान लेते हैं, इस जगह पे एक पी पॉइंट है। अब ये जो पी पॉइंट है ये दोनों साइडों से ए और बी डिस्टेंस पर है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पी पॉइंट से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर बेस के ऊपर बीसी के ऊपर, और पी पॉइंट से ड्रॉप किया परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर हमने। तो पी पॉइंट से जो दोनों डिस्टेंस है वो गिवन है। तो ये जो डिस्टेंस है ए और बी आप कोई भी मान सकते हैं। अगर हम एपी को ए मानेंगे तो ये पीडी डिस्टेंस बी हो जाएगा अपने आप। ए और बी दोनों में से किसी एक को ए मानेंगे, किसी को बी मानते हैं। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस ए है और ये वाला डिस्टेंस कितना है? बी है। एपी कितना डिस्टेंस है? बी। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, बस ये जो गिवन है वो हमने लिख दिया यहाँ पे, जैसे बोल रहा है उस तरीके से बना दिया। अब वो कह रहा है हाइपोटेन्यूज की जो मिनिमम लेंथ है वो ये होगी, प्रूव करके दिखाओ। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है? मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की लेंथ है हमारा फंक्शन है और उसको मिनिमाइज करना है। और हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है वो हमारा फंक्शन है। तो मान लेते हैं लेट ए सी इज इक्वल टू एल। नाउ एल दैट इज लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू एपी प्लस पीसी। तो एल एपी के बराबर है, दोनों वेरिएबल है। एपी पीसी दोनों की वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एपी और पीसी की वैल्यू को पता फाइंड आउट करना पड़ेगा एक वेरिएबल के टर्म्स में। और गिवन क्वांटिटी क्या है? ए और बी है। तो ए और बी की हेल्प से एपीपीसी चाहिए, और ए और बी की हेल्प से एपीपीसी निकालने के लिए हम अगर ट्राइंगल को देखते हैं तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं और दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें सिर्फ एक साइड गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती है क्योंकि एक ही लेंथ पता है हमें, बाकी दूसरी लेंथ नहीं है हमारे पास। और सिमिलैरिटी भी नहीं लग सकती। नो डाउट ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन सिमिलैरिटी के अंदर जो साइड्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होनी जरूरी है। अगर हम यहां पर इसको मान लेते हैं ई सपोज, तो अगर हम ए ई डिस्टेंस को ले रहे हैं, ए ई डिस्टेंस को, तो ए ई के साथ पीडी होना चाहिए। यहां पर ए ई है ही नहीं, मतलब यहां पर बी जो है वो सपोज बेस है, तो पीडी यहां पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सिमिलरिटी नहीं लग सकती, सिमिलरिटी अप्लाई करके हम ये वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो एक ही तरीका बचता है और वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इस एंगल को एज्यूम करेंगे थीटा। जब ये एंगल थीटा हो जाएगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है एपीई, ये भी क्या बन जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं कि लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा। ए सी बी एंगल थीटा है, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए पीई इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। अब इस ट्राइंगल के अंदर ए और थीटा की हेल्प से, कौन सा ट्राइंगल? पीडीसी। पीडीसी ट्राइंगल में ए और थीटा की हेल्प से पीसी निकल सकता है, और एपीई ट्राइंगल में थीटा और बी की हेल्प से एपी निकल सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व होगा। तो इस बात को यहां पे समझा देते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पीई, इस एपीई ट्राइंगल के अंदर हमें एपी चाहिए। एपी है हाइपोटेन्यूज और ये क्या दे रखा है? बेस। तो हम यहां पर लगाएंगे सेक थीटा। सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज एपी अपॉन बेस बी। तो यहां से एपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी बी सेक थीटा। तो एक पार्ट हमारा निकल के आ गया एपी। नाउ इन ट्राइंगल, अब ये नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे पीडीसी। इन ट्राइंगल पीडीसी, इसमें हमें पीसी चाहिए और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हम यहां लगाएंगे कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? पीसी अपॉन ए, पीसी अपॉन ए, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो पीसी की वैल्यू क्या हो गई? ए कोसेक थीटा। तो ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई। पी की वैल्यू हमारे पास बी सेक थीटा प्लस पीसी की वैल्यू क्या है? ए कोसेक थीटा। ये हमारा फंक्शन है और ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ है। ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ है, देख लो। एल क्या है? बी सेक थीटा प्लस ए कोसेक थीटा। किसके टर्म्स में? थीटा के टर्म्स में। इसी की वैल्यू पूछ रहा है वो, मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। मतलब ये जो लेंथ हमारे निकल के आ रही है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और ये थीटा के टर्म्स में। तो थीटा की वैल्यू के बिना सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। थीटा की वैल्यू ही हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको डिफरेंशिएट करने की बारी आ जाती है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या होगा? ये हो जाएगा डी एल बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा, फिर ए कोसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। डिफरेंशिएट करने के बाद आप लोग क्या करते हो? फैक्टर बनाते हो। फैक्टर बनाने के लिए इसको कन्वर्ट करते हैं साइन कॉस में। डीएल बाई डी साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा
अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बी साइन क्यूब थीटा माइनस ए कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया डीएल बाई डी थीटा। सिंप्लीफाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता अब ये। अब इसमें आप इसको जीरो के करेंगे, पुट डीएल बाई डी थीटा इज इक्वल टू जीरो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो हो जाएगा बी साइन क्यूब थीटा माइनस ए कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट दो तरीके से निकलता रखने हैं। तो डिनोमिनेटर की बात पहले करते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा जीरो हो जाएगा या साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको मालूम है क्रिटिकल पॉइंट वो भी है जहां डिनोमिनेटर, जहां डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है। तो डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड कहां है? जहां साइन थीटा जीरो है। तो इस केस में अगर हम साइन थीटा को जीरो रखते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? जीरो। या एंगल जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ट्राइंगल के जितने भी एंगल है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से निकलते हैं। साइन थीटा जीरो कब होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो। और साइन इनवर्स जीरो एक ही एंगल होता है, दैट इज जीरो। तो ये एंगल जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा कॉस थीटा। कॉस थीटा को अगर जीरो रखेंगे तो आपको मालूम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 आएगी। और ये एंगल पाई बाई 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि पाई बाई 2 पहले से एक एंगल है। तो ये दोनों डिनोमिनेटर हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट नहीं बन सकते जहां पर ये जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ बी साइन क्यूब थीटा माइनस ए कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू जीरो। ये बातें समझानी जरूरी होती है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये जो कंडीशन हम लगा रहे हैं, तो बी साइन क्यूब थीटा माइनस ए कॉस क्यूब थीटा को जीरो करेंगे तो यहां से बी साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस क्यूब थीटा। जब इसको कॉस क्यूब थीटा को इधर ले आएंगे साइन क्यूब के नीचे तो ये बन जाएगा tan क्यूब थीटा, और b को वहां ले जाएंगे तो हो जाएगा a अपॉन बी। tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी। हमें वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू निकलेगी। tan थीटा की वैल्यू जाएगी a अपॉन बी की होल पावर 1/3, जिसको कि और हम बोल सकते हैं a की पावर 1/3 अपॉन b की पावर 1/3, अलग अलग कर दें अगर तो यहां से थीटा की वैल्यू निकल के आ गई tan इनवर्स a अपॉन बी की होल पावर 1/3। तो इसका मतलब बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये क्वेश्चन जो मिनिमम लेंथ बोल रहे हैं इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर से सवाल निकाल लें और ये बोले कि जो ये ट्राइंगल है इसमें जो एंगल होगा ना थीटा, इसकी वैल्यू ये होगी। आपसे थीटा प्रूव करवा देगा ये, जबकि इस क्वेश्चन के रास्ते में ये थीटा आ रहा है, प्रूव करने के स्टेप्स के अंदर थीटा आ रहा है निकल के। ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो इस क्रिटिकल पॉइंट पे ये प्रूव करके लाना है। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वही आंसर होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी बहुत हैं जिनमें के अंदर की क्रिटिकल पॉइंट को यूज करके कुछ और चीज लानी है, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट हमेशा गिवन क्वांटिटी के टर्म्स में होता है। तो गिवन क्वांटिटी ये ए और बी है, ए और बी के टर्म्स में है, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर हमें क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद एक क्रिटिकल पॉइंट चेक करना है कि हमें मिनिमम लेंथ देता है कि नहीं देता। कुछ बुक्स में इस मिनिमम की जगह मैक्सिमम लिखा है शायद, कुछ क्वेश्चंस में देख लेना, ये मिनिमम है आंसर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था d2l अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा b। ध्यान देना, अब यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल सेक थीटा टेन थीटा में। तो सेक थीटा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा हो गया सेक क्यूब थीटा। फिर आएगा प्लस, फिर टेन थीटा एज इट इज, ध्यान दो टेन थीटा एज इट इज। अब टेन थीटा एज इट इज है और सेक थीटा का डेरिवेटिव निकलेंगे तो क्या होगा, इंटू टेन सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये लग गया प्रोडक्ट रूल। सेक थीटा टेन थीटा का डेरिवेटिव निकला है। अब आगे चलते हैं, फिर माइनस ए आ रहा है बीच में, माइनस ए आ रहा है, फिर ब्रैकेट लगाओ कोसेक थीटा कॉट थीटा, तो कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस कोसेक क्यूब थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि एक कोसेक थीटा पहले से ही है। फिर आएगा बीच में प्लस, पर आप निकाल रहे हो कोसेक थीटा का डेरिवेटिव कॉट थीटा एज इट इज लिखा हुआ है, जो हमारा कॉट थीटा है वो एज इट इज लिखा हुआ है। तो कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, तो माइनस कोसेक थीटा और कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ठीक है। इसे देखो अब कॉमन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वैल्यू रखनी है आपको डायरेक्ट इसके अंदर, वहां से माइनस कॉमन आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहां से d2l अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स a अपॉन बी की पावर 1/3। ये जितने मैक्सिमम के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो जो हमने बोर्ड पे सॉल्व किए हैं, इनमें जो क्रिटिकल पॉइंट आता है ना उसको ध्यान रखो, प्रूव करने वाली चीज को ध्यान रखो। प्रूव करने वाले क्वेश्चन कितने हैं टोटल अभी तक?
कितने सॉल्व किए टोटल? मेरे ख्याल से मैक्सिमम सारे मिला के 10 क्वेश्चन नहीं होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे कम से कम, है ना? 8-10 क्वेश्चन है। सारे प्रूव करने वाले पार्ट को याद कर लो अच्छी तरह से, सारे प्रूव करने वाले पार्ट को याद कर लो। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने एलिप्स का क्वेश्चन किया था कल, क्या क्वेश्चन था याद है? एक मैं बता देता हूं। एक एलिप्स था x² + y² + b² = 1। उसके अंदर एक ट्राइंगल था, है ना? कौन सा ट्राइंगल था? उसका एरिया मैक्सिमाइज करना था। तो मैक्सिमम एरिया कितना था बताओ? कितना था? 3√3 AB/4 स्क्वायर यूनिट। ये आंसर था उस क्वेश्चन का। ये आंसर याद होना चाहिए आपको। अब देखो क्वेश्चन बोर्ड में आया, 2 बार आया बोर्ड में, अलग अलग सालों में आया। क्वेश्चन था x² + 25 + y² / 16। बस फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर आपको आंसर याद होगा तो करना क्या है? सिर्फ a और b की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे आंसर पता लग जाएगा। सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जो करके आ रहे हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख के आ गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना? लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में मैक्सिमम नंबर का नहीं आएगा। मैक्सिमम का क्वेश्चन बड़ा 6 नंबर का आएगा, ठीक है? तो अगर हमें आंसर याद होगा तो फाइनल आंसर आपको पहले ही पता होगा। तो जो 15 मिनट्स मिलते हैं ना शुरू में पढ़ने के लिए पेपर को, उस टाइम पर ऐसे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर पेंसिल से वहीं हमें लिख लेने चाहिए, क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो सारे, जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हो, 15 मिनट मिलेंगे आपको। 15 मिनट में 40 क्वेश्चन डिसाइड करने किस तरीके से करने, कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है। नेचुरल सी बात है कि आप लोग क्या करना, आप लोग पहले 20 क्वेश्चन पहले करना, उल्टा पेपर चालू नहीं करना। फर्स्ट 20 क्वेश्चन पहले कर देना, सेक्शन है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। पहले 20 क्वेश्चन जो है वो तुम्हें मेरे 10 मिनट में कर ले, फर्स्ट 10 मिनट स्पेंड। क्योंकि जब आप लोग पेपर पढ़ रहे होंगे, सुन लो ध्यान से, जब पेपर पढ़ रहे होंगे तो 15 मिनट 20 क्वेश्चन में मत लगाना, 15 मिनट लगाना आगे के क्वेश्चंस में। जो 15 मिनट है वो बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपके कि आंसर आपको पहले पता होंगे। तो पेंसिल से उन आंसरों को वहां लिखते जाना साइड में। पहले 20 क्वेश्चन जब चालू करना जब पेपर स्टार्ट हो, पहले मत पढ़ना उनको, क्योंकि जो बच्चा पहले पढ़ेगा उसका दिमाग पहले खराब हो जाएगा, ठीक है? यही प्लान करना है कैसे करना है पेपर को अटेम्प्ट, ठीक है? फिर जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस होंगे उनको पहले 10 मिनट में या 15 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे, वो कुछ मुश्किल नहीं होंगे वो। फिर आप लोग डी पार्ट करेंगे, फिर 6-6 नंबर के क्वेश्चन, पहले 1-1 नंबर वाले करेंगे, फिर 6-6 नंबर वाले करेंगे, फिर 4-4 वाले करेंगे, फिर 2-2 वाले करेंगे, ठीक है? ये मत करना कि 6 नंबर से स्टार्ट किया उल्टा करते चले गए, लास्ट में 20 क्वेश्चन बचे और टाइम कम बचा, फिर तुम लोग उसमें तुक्के से मार के आ गए। क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन में आधा सही आधा गलत तो 0 मिलेगा आपको, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ तो और मरे, ठीक है? और किसी से पूछना नहीं है आस पड़ोस से, क्योंकि होता क्या है मैक्सिमम टाइम तुम जानते हो तुम्हारा आंसर सही होता है और तुम उसको दूसरे से पूछ के गलत करके आते हो। तो किसी से पूछना नहीं है, ना किसी को बताना है, खुद सॉल्व करना है। जो तुमने सीखा है पूरे साल वो अप्लाई करना है। यही सारी बातें पूरे साल हमारी चलती रहेंगी, ठीक है? अब जो टॉपिक आएंगे उनमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा आएगी। अब जैसे वेक्टर आएगा, 3D आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगी, वो ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी है उसके अंदर, मतलब बहुत डिस्कशन वाली चीजें हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन इतनी नहीं है, इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस चाहिए। चैप्टर नंबर 7, 8, 9 प्रैक्टिस वाले हैं, 10, 11, 13 डिस्कशन वाले हैं, ठीक है? वेक्टर 3D के अंदर तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक नहीं बहुत सारे, हर रोज एक नई चीज सीखनी है तुम्हें। और बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत होंगी, कुछ मेरे दिमाग में सही है, उनको मिला के सही कर देना हमने, ठीक है ना? नॉर्मली कंफ्यूजन ज्यादा रहता है उसमें। चलो खैर, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप ना रिजल्ट्स को ध्यान रखें, जो रिजल्ट्स हैं वो ध्यान होने चाहिए। क्योंकि आपने देखा इस चैप्टर के अंदर कोन का सेमी वर्टिकल एंगल कभी कुछ है कभी कुछ है, वो गिवन कंडीशन के हिसाब से है। वो सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 बोल रहा है जब स्लांट हाइट गिवन है, और उसी सेमी वर्टिकल एंगल को sin इनवर्स 1/3 बोल रहा है जब सरफेस एरिया गिवन है। तो अलग अलग गिवन कंडीशन में अलग अलग आंसर्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो एंगल है ये वाला थीटा, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब ये वैल्यू कैसे रखेंगे इसमें, ये है इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, क्योंकि हमें tan थीटा की वैल्यू पता है, हमें tan थीटा की वैल्यू पता है, हमें क्या पता है? tan थीटा की वैल्यू पता है, लेकिन वहां पर तो क्या आप लोग, आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है? आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, दोबारा से एक ट्राइंगल बनाएंगे। ये ट्राइंगल वो नहीं है जो उधर बना हुआ है फिगर में, इसमें ये एंगल थीटा मानेंगे। अब इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा की वैल्यू मुझे पता है, वो है a की पावर 1/3 अपॉन b की पावर 1/3, जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये वैल्यू फिल करेंगे तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस a की पावर 1/3 और b की पावर 1/3, ठीक है? इससे आप लोग हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, दैट इज अंडर a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में से यहां पे रखी जाएंगी, और ऐसी चीज इंटीग्रेशन में बहुत होती है। ये जब भी हमें ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसमें कि हमें अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की वैल्यू रखनी है, ट्राइंगल बनाओ, वहां से वैल्यू रखो। अब सेक वैल्यू निकालो, इसमें से क्या होगी? सेक थीटा की वैल्यू होगी
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो a की पावर रूट में a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई बेस क्या है b की पावर 1/3, क्या हो रहा है इसका होल क्यूब, प्लस सेक थीटा अगेन अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई b की पावर 1/3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करना है, टेन थीटा की वैल्यू का स्क्वायर, तो क्या आएगा a की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 2/3। तो ये हमारी पहली वैल्यू आ गई, देखो फर्स्ट वैल्यू में वैल्यू रख दी हमने। अब सेकंड वैल्यू में देखो माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस कॉमन लेके हमने यहाँ प्लस लगा दिया, ठीक है, प्लस लगा दिया। इसको थोड़ा सा और छोटा लिख देता हूं मैं ताकि साइड में नजर आ जाए, एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b की होल पावर 1/3। तो देखो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस लगा दिया हमने, a बाहर ही था। अब कोसेक क्यूब थीटा, अब इसमें से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3 का क्यूब। माइनस कॉमन ले चुके हैं तो प्लस के हो गए दोनों टर्म अंदर, फिर आएगा प्लस। अब कोसेक थीटा की वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब टेन थीटा का रेसिप्रोकल करके उसका स्क्वायर करना। कॉट थीटा की वैल्यू होगी b ऊपर a नीचे, है ना, तो क्या हो जाएगा b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3। समझ में बात, इसको सॉल्व नहीं करना आप लोग, ये हो गया सॉल्व। अब देखो ध्यान से, कोई नेगेटिव टर्म तो नहीं है इसके अंदर, सारी चीजें प्लस की प्लस हो रही हैं। a और b क्या है, लेंथ है, a और b डिस्टेंस है, तो a और b की पावर जो भी होंगी वो पॉजिटिव आएंगी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से हमें ये पता लग जाता है कि d2l अपॉन d थीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव आंसर है पूरा ये, तो ग्रेटर देन 0 किस पॉइंट पर, एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b की होल पावर 1/3। तो दिस इंप्लाइज दैट l, कैपिटल L इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b की पावर 1/3। इतनी बात समझ में आई सबको। तो ये प्रूव हो जाता है कि मिनिमम लेंथ हाइपोटेन्यूज की। अब इसके बाद हमें मिनिमम लेंथ निकाल के दिखानी है, क्वेश्चन ये है। अब हम मिनिमम लेंथ कैलकुलेट करेंगे। नाउ मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एट इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन b की पावर 1/3 विल बी इक्वल टू, अब मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या थी, जो l की वैल्यू थी, तो जो हम देखेंगे अपने क्वेश्चन में कि हमारा फंक्शन ये है और इसके अंदर हमें थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्रिटिकल पॉइंट रखना पड़ेगा। तो l की b सेक थीटा प्लस a कोसेक थीटा, तो मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है हमारी b सेक थीटा प्लस a कोसेक थीटा, ठीक है। इसमें वैल्यू रखेंगे अब, तो b सेक थीटा की वैल्यू इसी ट्रायंगल में से आएगी दोबारा से। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है, देखो सेक थीटा की वैल्यू है हाइपोटेन्यूज दैट इज अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस b की पावर 1/3, ये होगी सेक थीटा की वैल्यू, प्लस a कोसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन परपेंडिकुलर a की पावर 1/3। समझ में आई बात। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, तो दोनों में से कॉमन जो आ रहा है वो कॉमन निकाल लेंगे, दैट इज अंडर रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। तो अंदर क्या बचेगा, b अपॉन b की पावर 1/3 प्लस a अपॉन a की पावर 1/3। ये सॉल्व हो सकते हैं आपस में, b की पावर 1 है, b 1/3 है, a की पावर 1 है, तो ये ऊपर चली जाएंगी वैल्यू, है ना, बड़ी पावर के पास जाएगी छोटी पावर। तो l क्या हो जाएगा अंडर रूट a की पावर, अंडर रूट a की पावर 2/3 का मतलब हो गया a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 1/2, स्क्वायर रूट है इसके ऊपर। और यहां क्या बचेगा, देखो इधर अंदर बचेगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3। सॉल्व करने के बाद देख लो, ये 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो 2/3 आएगा, 1 में से 1/3 में 2/3 आएगा। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है अंदर ब्रैकेट के, तो इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर क्या है 1 है, तो l की वैल्यू क्या निकल आई फाइनली, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, एंड दैट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, जो चीज हमें प्रूव करनी है। समझ में आई बात। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना सब लोग, बोर्ड में आया, एनसीईआरटी बुक के अंदर है और अच्छा क्वेश्चन है। और इसके अंदर बस ये बात होती है कि हम जो प्रूव करने वाला पार्ट है वो कांस्टेंट वैल्यूज में चल रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत रहती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल जहां पर फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं ना, वहां थोड़ी आपको परेशानी फील होती है। ऐसी एलिप्स वाले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व है, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, भूलना नहीं।